SVB, the 16th largest bank in the U.S. SVB Financial Group became the greatest bank failure since the financial crisis of 2008. अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक हुआ दिवालिया। अमेरिका की एक हरकत का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ता है, इस बारे में बहुत से एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े बैंक ने बीते दिनों अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया और उसके दिवालिया हो जाने से बैंक के सारे शेयर होल्डर्स बर्बादी के रास्ते पर आ गए। इस बैंक के डूबने की तस्वीर ही कुछ ऐसी है कि उसे 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। 2008 में लेमन ब्रदर्स के दिवालिया होने और उसके बाद दुनिया भर में जो आर्थिक संकट आया, उसकी कहानियां फिर से ताजा हो रही हैं। अंतर बस इतना है कि तब लेमन बैंक था और अब जो बैंक दिवालिया हुआ है वो सिलिकॉन वैली बैंक यानी SVB है। अमेरिका के इस दिग्गज बैंक का काम खत्म हो चुका है और लोग बदहवास होकर बैंक से अपना पैसा निकालने के लिए टूट पड़े हैं। आपको बता दें कि जिस दिन ये बैंक दिवालिया हुआ, उसी दिन बैंक का शेयर 60% से ज्यादा गिर गया। यही नहीं, पूरे अमेरिकी शेयर बाजार यानी कि यूएस स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। यही वजह है कि आज SVB के गिरने को एक्सपर्ट्स 2008 के बाद का अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग क्राइसिस बता रहे हैं। तो आखिर ये बैंक कितना बड़ा है और वो कैसे बर्बाद हुआ और आखिर क्या हुआ था 2008 के बैंकिंग क्राइसिस में, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि यह बैंक बड़ा बैंक था, क्योंकि इसके बिना इसके दिवालिया होने के नुकसान का अंदाजा बहुत मुश्किल है कि आप लगा पाएंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में सेंटा क्लारा नाम की जगह पर इस बैंक की करीब 17 ब्रांचेस थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बैंक 2500 से ज्यादा वेंचर कैपिटल फर्म्स को बैंकिंग सुविधाएं देता था। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक मौसम, तकनीक और सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में इसके 1550 से ज्यादा प्रमुख कस्टमर थे। आपको अगर 2 महीने पहले की बात बताएं तो सिलिकॉन वैली के पास 2 महीने पहले तक $209 अरब का टोटल एसेट हुआ करता था, यानी बतौर कंपनी उसकी टोटल वैल्यू $209 बिलियन थी। 2021 में बैंक का यह दावा था कि अमेरिका के करीब आधे वेंचर बैग स्टार्टअप्स को पैसे देने वालों में ये बैंक शामिल है। टेक कंपनियों के अलावा इसने मीडिया कंपनियों जैसे कि वॉक्स मीडिया के लिए भी काम किया है। बैंक के पास कई क्रिप्टो करेंसी फर्म्स का भी डिपॉजिट था। इस टोटल एसेट के अलावा बैंक के पास करीब $175 अरब के डिपॉजिट थे। दरअसल बैंक बीते दिनों करीब $2.5 बिलियन की रकम इकट्ठा करने की कोशिश में लग गई और जैसे ही बैंक ने $2.5 अरब जुटाने की योजना सामने रखी, उसके बाद से सब कुछ बदल गया। बदला ये कि लोगों को बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन पर शक होने लगा, क्योंकि $2 बिलियन की रकम की जरूरत अगर किसी कंपनी को पड़ती है तो इसका मतलब है कि उसके पास पैसों की भारी कमी हो गई है। बस इसी डाउट के साथ ही लोगों के भीतर एक डर भी बैठ गया, जिसके बाद बैंक में जमा अपने पैसों को लोगों ने तुरंत ही निकालने शुरू कर दिए और अगले ही दिन से बहुत बड़े नंबर में लोग बैंक से अपने पैसे निकालने में जुट गए। अब इस तरह से जब लोगों के पैसे निकलने लगे तो उसके अगले ही दिन सरकार ने इस मामले की सीरियसनेस को समझ लिया और सरकार ने सिलिकॉन वैली बैंक की कमान अपने हाथ में ले ली और उसे संभालने की कोशिश करने लगी। और तो और अमेरिका की फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस को बैंक का रिसीवर बना दिया गया। अब अगर किसी बैंक को अमेरिका की गवर्नमेंट खुद अपने हाथों में लेकर उसे बचाने की कोशिश में लग जाती है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उस बैंक की अमेरिका में क्या वैल्यू रही होगी। वैसे अगर रैंक के बेसिस पर देखा जाए तो सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था और इसी वजह से उसके डूबने की खबर से दुनिया भर में खौफ का माहौल फैला हुआ है। इसकी एक और वजह है इस बैंक का मेन काम, क्योंकि इस बैंक का मेन काम था दुनिया भर के स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करना। जनरली स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की माना जाता है, इसीलिए 1983 में शुरू हुआ ये बैंक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने वाला एक बहुत बड़ा बैंक था। और बात अगर खास तौर से टेक्नोलॉजी सेक्टर की करें तो इस सेक्टर के स्टार्टअप के लिए ये फंडिंग का एक बहुत बड़ा सोर्स था। सिलिकॉन वैली बैंक ने 21 इंडियन स्टार्टअप में भी पैसा लगाया हुआ है। पिछले 5 से 7 सालों में ये बैंक काफी लाइमलाइट में आया। अच्छे रिटर्न के चलते लोग इसमें अपना पैसा जमा कराते थे। साल 2017 के आखिर तक बैंक के पास करीब $44 अरब का डिपॉजिट था। साल 2021 के आखिर तक ये $189 अरब तक पहुंच गया। इस टाइम पीरियड में बैंक की लोन बुक भी $23 अरब से बढ़कर $66 अरब तक पहुंच गई थी, यानी बैंक से बहुत बड़े नंबर्स में लोन दिया जा रहा था। अब ये ऐसा क्यों हो पा रहा था, उसे अगर भारत के हिसाब से समझे तो पक्के तौर पर नहीं पता कि कितने इंडियन स्टार्टअप्स इस बैंक से जुड़े थे या फिर उन्होंने यहाँ अपने कितने रुपए जमा किए थे। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि यहाँ पर इंडियन स्टार्टअप करीब 20 से 25 तक रहे होंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसी भी इंडियन स्टार्टअप को अमेरिका के इस बैंक में खाता खुलवाने की क्या जरूरत पड़ती है। तो इस सवाल के जवाब को समझने के लिए आपको शार्क टैंक वाला नॉलेज लगाना पड़ेगा। दरअसल कुछ स्टार्टअप्स को फंडिंग विदेशों से भी मिली होती है और उनकी इस फंडिंग को विड्रॉल करवाने के लिए वो उनके पास अगर सिलिकॉन वैली जैसा बैंक होता है तो ये उनके लिए काफी आसान हो जाता है।
इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स का भारत से बाहर जैसे कि जापान, सिंगापुर या फिर अमेरिका से फंडिंग आती है और इंडियन स्टार्टअप के मालिकों के मुताबिक जब उनके इन्वेस्टर का अकाउंट भी एसवीबी बैंक में होता है तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो भी इसी बैंक में अकाउंट खोले ताकि ट्रांजैक्शन में कोई भी दिक्कत ना आए। इसके अलावा कुछ स्टार्टअप का प्रोडक्ट मार्केट अमेरिका का ही है, इसीलिए अगर आपका बाजार अमेरिका में है तो आपको वहां का लाइसेंस लेना होगा, वहां बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। यही वजह है कि कोई तो बैंक चाहिए ही, लेकिन एसवीबी बैंक ही क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पर अकाउंट खुलवाना बेहद आसान है। ऐसा कहते हैं कि भारत में बैठकर सिर्फ पासपोर्ट के आधार पर आप यहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा एसवीबी एक बैंक होने के अलावा वेल्थ मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर और नेटवर्कर भी था और ये स्टार्टअप्स के लिए इसी वजह से काफी फेवरेट बन जाता था। अब आते हैं इस बात पर कि आखिर इतना चहेता बैंक डूब कैसे गया। तो इसका जो छोटा सा जवाब है वो है फायदा बनाने के चक्कर में। आइए जरा इस फायदा बनाने के चक्कर को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कोई प्राइवेट बैंक कमाई कैसे करता है। आमतौर से बैंक जिस रेट पर लोन देते हैं और जिस रेट पर वो लोगों से पैसा लेते हैं उसके बीच का डिफरेंस ही बैंकों की कमाई होता है। इसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए एक बैंक है एसवीबी जिसमें आप पैसे डिपॉजिट करने जाते हैं तो बैंक आपको पैसे पर, आपकी सेविंग पर आपको 8% इंटरेस्ट देता है। लेकिन जब कोई इसी बैंक से लोन लेने के लिए जाता है तो उसे वही बैंक 10% इंटरेस्ट पर लोन देता है। तो ऐसा करने में जो 2% बचता है वही इस बैंक की कमाई होती है। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट बैंकों के पास लोन देने का एक दबाव होता है, एक प्रेशर होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, क्योंकि अगर वो सिर्फ लोगों के पैसे डिपॉजिट ही करवाएगा और लोन नहीं दे पाएगा तो वो घाटे में चला जाता है। अब यहाँ पर भी यही हुआ था। दरअसल सिलिकॉन वैली बैंक में पैसे जमा करने वाले लोगों का नंबर लोन लेने वाले लोगों से काफी ज्यादा हो गया था, यानी डिपॉजिट ज्यादा और लोन कम। अब जिसके पैसे लिए हैं उन्हें तो इंटरेस्ट देना ही है, लेकिन दे कहां से? ऐसे में बैंक को दूसरी जगह से कमाई करनी थी। बस फिर क्या था, एसवीबी ने ब्याज से पैसा कमाने के लिए बॉन्ड में पैसा लगाना शुरू किया। साल 2021 के आखिर तक बैंक बॉन्ड जैसे स्टेट्स में करीब 128 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर चुका था। अब ये बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने का क्या मतलब है, इसको भी समझ लेते हैं। बॉन्ड बेसिकली सरकार या फिर किसी प्राइवेट फर्म की तरफ से अपनी प्रॉपर्टी पर लिया गया एक तरह का लोन होता है जिसे लोग खरीदते हैं, और जिस भी कंपनी का ये बॉन्ड होता है उस पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है बॉन्ड खरीदने वाले को। ये किसी कंपनी के शेयर से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि किसी कंपनी का शेयर खरीदना मतलब उसकी हिस्सेदारी, उसका घाटा और उसका नुकसान सब कुछ आपका, लेकिन बॉन्ड में आपका पैसा सेफ रहता है और इंटरेस्ट मिलता रहता है। यही किया एसवीबी ने। उसने भी डिपॉजिट के बढ़ते अमाउंट को बॉन्ड खरीदने में इस्तेमाल कर लिया, लेकिन यही बॉन्ड अब उन्हें ले डूबा। अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ये बॉन्ड कैसे उस बैंक को डुबा देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये बताती है कि सिलिकॉन वैली बैंक ने पिछले कुछ सालों में अरबों डॉलर के बॉन्ड खरीदे। दूसरे बैंकों के उलट सिलिकॉन वैली बैंक ने डिपॉजिट की काफी कम अमाउंट को अपने पास रखा और बाकी रिटर्न की उम्मीद के साथ इन्वेस्ट कर दिया ताकि कमाई की कोई कमी ना हो। अब जब तक अमेरिकी सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की थी तब तक बैंक का धंधा सही चला। लेकिन पिछले साल जब फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए लगातार इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की तो उसकी वजह से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण कई स्टार्टअप्स के लिए मार्केट से फंड उठाना मुश्किल हो गया। सिलिकॉन वैली के ज्यादातर कस्टमर स्टार्टअप कंपनियां हैं। इन स्टार्टअप्स ने अपनी जरूरतों के लिए बैंक से पैसे निकालने शुरू कर दिए। अब ऐसे में इनकी पेमेंट करने के लिए बैंक ने कई इन्वेस्टमेंट्स को मजबूरन ऐसे समय में बेच दिया जब उनकी कीमत काफी नीचे थी। 8 मार्च को बैंक ने बताया था कि इससे उसे 16,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। बैंक के मुताबिक उसने कई सिक्योरिटीज को घाटे में बेच दिया। इस अफरा तफरी के कारण बैंक के ग्राहकों ने पैसे निकालने शुरू कर दिए। इन सबके बीच बैंक की मूल कंपनी एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप के शेयरों में काफी गिरावट भी दर्ज की गई। 9 मार्च को कंपनी के शेयरों की कीमत करीब 60% गिर गई और कंपनी जो पिछले साल तक हवा में उड़ रही थी वो धड़ाम से नीचे गिर गई। और न सिर्फ वो गिरी बल्कि सिलिकॉन वैली के बंद होने के बाद कई और बैंकों के शेयरों की कीमत भी गिर गई। 10 मार्च को सैन फ्रांसिस्को में मौजूद फर्स्ट रिपब्लिक बैंक और न्यूयॉर्क सिग्नेचर बैंक के शेयर 20% तक गिर गए। हालांकि जेपी मॉर्गन के साथ ही देश के दूसरे बैंकों की सिचुएशन पर ज्यादा असर नहीं हुआ है। सिलिकॉन वैली बैंक इस साल बंद होने वाला पहला FDIC इंश्योर्ड इंस्टीट्यूट है। इससे पहले अक्टूबर 2020 में अल्मेना स्टेट बैंक को बंद किया गया था। सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि कंपनी के CEO ग्रेग बेकर को एक और बड़ा झटका लग गया। कंपनी के शेयर होल्डर्स ने सिलिकॉन वैली बैंक के पेरेंट एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप और इसके CEO ग्रेग बेकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उन पर शेयर होल्डर्स ने धोखा देने का आरोप लगाया है।
उन पर आरोप लगे हैं कि बैंक के दिवालिया होने से ठीक पहले ग्रेग ने $36 लाख के शेयर बेच दिए। और तो और शेयर बेचने की जानकारी भी उनसे छिपाई गई। ग्रेग बेकर पर आरोप लग रहे हैं कि उनके खराब फैसलों और उनकी गलती की वजह से बैंक पर ताला लग गया। यूएस टेक सेक्टर ने बैंक के दिवालिया होने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक के सीईओ ग्रेग बेकर को जिम्मेदार ठहराया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक सीईओ का लेंडर की फाइनेंशियल दिक्कतों को सामने रखना ही भारी पड़ गया। बैंकों की स्थिति जानकर सभी लोग परेशान और हैरान हुए। सीईओ ने जैसे ही कैपिटल में $2.25 अरब और एसेट सेल में $21 अरब फंड जुटाने की घोषणा की, उसी समय उस घोषणा के बाद से टेक स्टार्टअप्स ने 24 घंटे के अंदर $42 अरब बैंक से निकाल लिए। इसके बाद बैंक का $985 मिलियन का निगेटिव कैश बैलेंस रह गया। साल 1993 में ग्रेग बेकर ने एसवीबी की कमान संभाली। अब अगर हमने ग्रेग बेकर के फैसलों के बारे में इतना कुछ जान लिया है, तो आइए जान लेते हैं कि ग्रेग बेकर हैं कौन। साल 1993 में ग्रेग बेकर ने एसवीबी बैंक की कमान संभाली थी। इससे पहले बेकर .com बबल की कमान संभाल रहे थे। सिलिकॉन वैली संकट को लेकर उन्होंने 24 घंटे पहले कहा था कि सब कुछ ठीक है, लोगों का पैसा सेफ है, लेकिन 24 घंटे बाद कंडीशन पूरी तरह से पलट गई। जनवरी में भी बेकर ने भरोसा दिलाया था कि बैंक की हालत ठीक है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब उन पर जानकारी छिपाने का आरोप लग रहा है। कस्टमर और इन्वेस्टर ही नहीं, बैंक के कर्मचारी भी ग्रेग के फैसलों से नाराज हैं। खैर, जब इस तरह के आरोपों का दौर चलता है तो जनरली हिस्ट्री का हवाला तो दिया ही जाता है और एसवीबी की पूरी तस्वीर को लेमन बैंक से रिलेट करके देखा जा रहा है, जिसने साल 2008 की मंदी की शुरुआत की थी। तो आखिर क्या हुआ था लेमन बैंक के साथ, आइए जरा उसे भी जान लेते हैं। लेमन ब्रदर्स की बर्बादी की वजह भी बॉन्ड ही था। दिवालिया होने से पहले लेमन ब्रदर का फाइनेंशियल लिवरेज करीब 44:1 था। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक ने अपना हर एक रुपया जो धंधे में लगाया था उस पर 44 रुपया उधार ले रखा था। अब आप इससे खुद ही समझ सकते हैं कि इस बैंक की हालत क्या हुई होगी। आमतौर से फाइनेंस सेक्टर का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है कि उधार लेकर उस पैसे को ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करना, जिससे अच्छे समय में ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन जब बुरा समय आता है तो नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है, और ऐसा ही लेमन ब्रदर्स केस के साथ हुआ। साल 2001 से लेकर साल 2006 तक अमेरिकी रियल एस्टेट बाजार उठान पर था। हर साल दाम बढ़ रहे थे, खास करके कुछ अमेरिकी राज्यों में जिन्हें सैंड स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। ये राज्य हैं एरिजोना, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और नेवाडा। यहाँ पर रियल एस्टेट का मार्केट अचानक से बूम कर गया था। ऐसे में लेमन ब्रदर्स और फाइनेंशियल बैंक्स ने अमेरिकी रियल एस्टेट बाजार में चल रही तेजी का 2001 से 2006 तक जमकर फायदा उठाया। इन बैंकों ने पैसा उधार लेकर अलग अलग तरीकों से अमेरिकी रियल एस्टेट में पैसा लगाया। दरअसल लोग घर बनवाने के लिए होम लोन देने लगे, और ये बैंक होम लोन तो देती रही, लेकिन उसे लोन की शक्ल में नहीं रहने दिया गया, क्योंकि वो दौर कुछ ऐसा था कि बैंक होम लोन देने के बाद उस लोन को अपने बैलेंस शीट पर ज्यादा दिन नहीं रखते थे, क्योंकि लोन इतने ज्यादा हो रहे थे कि काफी सारे लोन्स को मिलाकर बैंक उन लोन्स का सिक्योरिटाइजेशन कर देते थे। सिक्योरिटाइजेशन करने से होम लोन्स बॉन्ड्स में बदल जाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बॉन्ड्स का मतलब होता है कि किसी को एक फिक्स इंटरेस्ट रेट के बदले उसकी प्रॉपर्टी के बॉन्ड को खरीद लेना। ऐसे में चूंकि कोई बॉन्ड तो नहीं था, लेकिन जब बहुत सारे लिक्विफाइड लोन को एक फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की मदद से एक साथ किया जाने लगा तो वो बॉन्ड बनने लगे, और ये बॉन्ड बैंक इन्वेस्टर्स को बेचने लगे। लेमन ब्रदर्स जैसे फाइनेंशियल बैंक इन बॉन्ड्स को छोटे छोटे बैंकों से खरीदते थे। कुछ वक्त बाद माहौल ऐसा हो गया कि लेमन ब्रदर्स ने होम लोन देने वाली कुछ कंपनीज भी खरीद ली। अब इन बैंकों के होम लोन्स को लेमन सिक्योरिटाइजेशन करवा के बॉन्ड के रूप में बेचने लगा। सिक्योरिटाइजेशन से जोखिम बैंक को नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि होम लोन को बॉन्ड बनाकर बेच दिया जाता है। इसीलिए जोखिम उन इन्वेस्टर्स के पास आ जाता है जिन्होंने ये बॉन्ड्स खरीदे हैं। इस पैसे को बैंक फिर से लोन के रूप में दे सकता है और फिर से सिक्योरिटाइजेशन करके बॉन्ड्स बनाकर बेच सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि इससे लेमन ब्रदर्स जैसे फाइनेंशियल बैंक्स का फायदा कैसे होता था। तो दोस्तों, इसे ऐसे समझिए कि जब उधार लेने वाला ईएमआई देता था तो ये पैसा बॉन्ड्स के इन्वेस्टर्स के पास जाता था। इन बॉन्ड्स पर जो ब्याज था वो सरकारी बॉन्ड्स और बाकी AAA बॉन्ड्स से थोड़ा ज्यादा था। इस तरह से साल 2006 के अंत तक अमेरिकी रियल एस्टेट बाजार एक बहुत बड़ा बुलबुला बन चुका था। इसके बाद धीरे धीरे घरों के दाम गिरने शुरू हो गए। जब ऐसा हुआ तो बड़ी संख्या में उधार लेने वालों ने, जिन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा लोन ले लिया था, ईएमआई देना ही बंद कर दिया। ईएमआई डिफॉल्ट करने वालों के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। बॉन्ड्स पर पैसा वापस आना बंद हो गया था। इन बॉन्ड्स में फाइनेंशियल बैंक्स ने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे उसके बर्बाद होने का खतरा भी पैदा हो गया। इन फाइनेंशियल बैंक्स ने उधार लेकर भी इन्वेस्टमेंट किया था, तो दूसरी मुसीबत ये हो गई कि अब ये पैसा कैसे लौटाया जाए।
इस दोहरी मुसीबत के चक्कर में फंसकर लेमन ब्रदर्स जैसे बैंक बर्बाद होने की कगार पर आ गए और इन्हीं वजहों से वेस्ट के कई फाइनेंशियल बैंक्स की हालत साल 2008 की शुरुआत से ही काफी खराब हो गई थी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बैंकों की जगह लेमन ब्रदर्स की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी, क्योंकि उन बहुत सारे बैंकों को अमेरिका की फेडरल बैंक और वहां की सरकार ने पैसे देकर उनकी मदद करके, उनकी हेल्प करके उन्हें बचा लिया। लेकिन लेमन ब्रदर्स की मदद करने से सरकार ने भी मना कर दिया। लेकिन अमेरिकी सरकार को भी ये अंदाजा नहीं था कि कैसे इस एक बैंक की बर्बादी से पूरी दुनिया भर में आर्थिक तबाही आ जाएगी। अब ऐसे में लेमन ब्रदर्स की तरह ही एसवीबी को भी अगर वहां की सरकार बैक नहीं करती तो शायद आज दुनिया के ऊपर एक बार फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस का तूफान आने से कोई नहीं रोक सकता। खैर, भारत के बैंकों के साथ ऐसा कभी नहीं होता और ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है जिस पर हम जल्द ही एक्सप्लेनर वीडियो आप तक लेकर आएंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें